गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पटेल बीना। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 8 का थर्ड लेसन पढ़ाने वाली हूँ। हमारा लेसन का नाम है बस की यात्रा। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृतांश है जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं। वे अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते हैं। हमें यहाँ एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, वो बस का है। हम देख सकते हैं कि बस की हालत कैसी है। तो हमें हमारे लेखक हरिशंकर परसाई ने यही बस की बात इस लेसन में कही है। तो लेसन की शुरुआत हम करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंचे जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लेखक और उसके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। उन्होंने बस से पन्ना से सतना जाने वाले का कार्यक्रम बनाया था। वे सुबह पहुंचना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर भी पहुंचना था। कुछ समझदार लोगों ने इस बस से यात्रा न करने की सलाह दी थी। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते हैं। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। उस बस सवार कैसे हुआ जा सकता है? अब हमें लेखक इस बस से हमें कह रहे हैं कि बस को देखो तो श्रद्धा हमें अपने आप उमड़ आएगी कि ये बस की हालत कैसी है। हम इस बस में बैठ सकते हैं। बस बिल्कुल टूटी फूटी तथा जर्जर दशा में थी। किसी वृद्धा की तरह वह सैकड़ों साल पुरानी हो वैसी हमें लग रही थी। उसे देखकर मन में यह संशय उत्पन्न होता है कि हम इस बस में बैठे कि नहीं बैठे। ये बस बैठने के लायक नहीं है, खाली पूजा करने के लायक है। हमें ऐसा इस बस से प्रतीत होता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी इसी बस में बैठे हैं। वास्तव में ये तो पूजा करने के योग्य है, फिर उस पर सवारी कैसे की जाए? इसी बस में कंपनी के एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। उनका कहना था कि बस एकदम ठीक है और अच्छी तरह चलेगी। बस की दशा देखकर लेखक और उनके साथियों को
जाने का निश्चय नहीं करना पा रहे थे। लेखक पूछते हैं कि ये बस चलेगी कि नहीं चलेगी, अपने आप चलेगी या कैसे चलने वाली है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब लेखक, उनके एक डॉक्टर मित्र ने अपने अनुभव याद दिलाते हुए कहा कि यह बस नई नवेली दुल्हन के जैसे है, जैसे नवी नवेली बसें भी होती है, उनसे ज्यादा विश्वसनीय है। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया। जो छोड़ने उन्हें आए थे वे लेखक को इस तरह देख रहे थे कि मानो लेखक इस दुनिया से जा रहे हो। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वह कह रहे थे कि जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाने का कोई न कोई बहाना चाहिए। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों पे बचे कुछ कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए। लेखक डर रहा था कि वे कांच गिरकर उसको ही घायल न कर दे। लग रहा था कि सारी बस इंजन है। बस को चलता है हुआ देखकर उसे लग रहा था कि हमारे नीचे ही, हमारी सीट के नीचे इंजन रखा है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई। जिस तरह अंग्रेजों की गलत नीतियों का कोई देशवासी सहयोग नहीं कर रहा था, उसी प्रकार बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। उसकी हिलती बॉडी देखकर लेखक को लग रहा था कि बॉडी बस को छोड़कर भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगने लगा कि लेखक टूटी सीटों के बीच कहीं अटका है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा
और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को मुंह में दूध की शीशी लगाती है। चलती बस को अचानक रुक गई। लेखक को पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपनी बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। लेखक सोच रहा था कि अब बस कंपनी के मालिक बस का इंजन अपनी गोद में रख कर लेंगे और नली से पेट्रोल उसी तरह पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उससे किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। बस की चाल कम हो रही थी। लेखक को बस पर रहा सहा भरोसा वो भी उठ गया था। उसे डर लगता था कि कहीं बस का स्टीयरिंग टूट जाए या उसकी ब्रेक फेल हो जाए। उसे हर पेड़ अपने दुश्मन से लग रहे थे, क्योंकि उसे बस टकरा सकती थी। सड़क के किनारे झील देखने पर वह सोचता कि बस इसमें गोता न लगा जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबों की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है। जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यहाँ इसी बीच बस पुनः रुक गई। ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस न चली। कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बताते हुए इसे संयोग मात्र बता रहे थे। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्वालीन हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बिनाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मंददिनी चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। उसे डर लगता था कि इतने लोगों की बैठने से इसका प्राणांत ही न हो जाए और उन बस सबको उनकी अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई थी तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती,
निकल जाओ बेटी, अपनी तो यह उम्र ही नहीं रही। कंपनी के हिस्सेदार ने बस के इंजन को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी, पर उसकी रफ्तार अब और भी कम हो गई। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम हो जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों को आते जाते वह किनारे खड़ी हो जाती थी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उस सर की ऐसी भावना दुर्लभ हो। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया, एक टायर नहीं बदला। बस कुछ दूर चलकर पुलिया के पर पहुंची ही थी कि उसका एक टायर फट गया और बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था। उसके जैसा उत्सर्ग की भावना अन्यत्र मुश्किल थी। अपनी जान की परवाह किए बिना वह बस में सफर कर रहा था। उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी, पर टायर नहीं बदलवाया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया, पर टायर उसने नहीं बदला। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कहीं पर भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी इसी बस में बितानी है। उस लोगों को चलने जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। अब वे घर की तरफ आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। बच्चों, ये हमारे शब्दार्थ हैं और मुहावरे हैं जो हमें हमारी
नोटबुक में लिखने के हैं। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। हमारी एक्सरसाइज है, कारण बताइए। फर्स्ट, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। इसका सेकंड, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग रही? इसका उत्तर है, कंपनी का हिस्सेदार थोड़े से पैसे के लिए अपनी तथा यात्रियों की जान की परवाह नहीं कर रहा था। सेकंड है, वह घिसे टायर लगाकर बस चलवा रहा था और जान जोखिम में डालकर यह काम कर रहा था। थर्ड, अपनी सर की भावना का परिचय वह कुछ रुपयों के बदले में दे रहा था। फोर है, उसके साहस और बलिदान की भावना को देखते हुए हिस्सेदार साहब के लिए लेखक के मन में श्रद्धा का भाव जाग उठा। सेकंड क्वेश्चन है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। सेकंड है, लोगों ने यह सलाह क्यों दी? इसका उत्तर है, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे बस की दयनीय दशा से भली भांति परिचित थे। उन्हें यह भी पता था कि यह बस कहाँ खराब हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। बस जीर्ण अवस्था में थी। इसके खराब होने पर ठीक होने की संभावना भी कम थी। यात्रा के बीच कहाँ रुककर सारी रात बितानी पड़े, इसलिए लोगों ने यह सलाह दी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर है, लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि स्टार्ट होने पर बस के इंजन में ही कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो सारी बस ही पूरी तरह खड़ खड़ करती हुई हिलने लगी। पूरी बस में तेज कंपन होने लगा। खिड़कियों के कांच पूरे शोर के साथ हिलने लगे। लेखक की सीट भी इस कंपन से कांप रही थी। इससे लेखक तथा उसके साथी भी हिलने लगे। क्वेश्चन 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? इसका उत्तर है, ऐसी बस अपने आप चलती है। यह बात सुनकर लेखक को इसलिए हैरानी हुई क्योंकि वह सोच रहा था कि ऐसी खटारा बस चलने के योग्य तो है ही नहीं। उसकी जर्जर अवस्था देखकर वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि यह बस बिना धक्का दिए चलती होगी, और कंपनी का भागीदार इसे अपने आप चलने की बात कह रहा था, जिसे सुनकर लेखक हैरान था। क्वेश्चन 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? इसका उत्तर है, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस के एक एक पुर्जे खराब हो रहे थे और बस बार बार रुक रही थी। बस से उसका विश्वास उठ चुका था। उसे लग रहा था कि बस का ब्रेक फेल हो सकता है। स्टीयरिंग
टूट सकता है,